नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट को एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। आपको परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख प्रावधानों को लिखें, नेहरू रिपोर्ट की एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या नेहरू रिपोर्ट का गठन क्यों किया गया, इसके प्रमुख कारणों एवं प्रावधानों की व्याख्या करें। ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर, संभावित प्रश्नों के उत्तर आपको मैं सेमेस्टर 5 के स्टूडेंटों को मैं ये बताने जा रहा हूँ। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जब साइमन कमीशन विफल हो गई, नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, तो इसी बीच में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत सचिव लॉर्ड बेकनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय नेता एक ऐसे संविधान का निर्माण करे जो भारतीय नेताओं के सभी दलों को स्वीकार हो और समस्त भारतीयों को भी यह स्वीकार हो। उन्होंने, लॉर्ड बेकनहेड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसी चुनौती दी। इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जो भारत के समस्त नेता इसे स्वीकार कर लेंगे। इस चुनौती को स्वीकार करने के पश्चात कांग्रेस ने 28 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सर्वदलीय बैठक में 29 संस्थानों ने भाग लिया। भारत के समस्त क्षेत्रों से नेता आए और इन्होंने भाग लिया। कुल 29 संस्थाओं ने भाग लिया। कुछ मौलिक बातों को पुनः सूचीबद्ध करने के लिए, कुछ मौलिक निर्णय लेने के लिए 10 मई को पुनः फरवरी में इसी सम्मेलन की दूसरी बैठक की गई। पहली बैठक 28 फरवरी 1928 को की गई थी, सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक। और कुछ मौलिक बातें को जान लेना आवश्यक था। इसके लिए पुनः 10 मई 1928 को मुंबई में दूसरी बैठक की गई। तभी बम्बई कहा जाता था, अभी हम मुंबई कहते हैं। इसमें 8 सदस्यीय व्यक्तियों को संविधान तैयार करने के लिए कहा गया। ऐसा कहा गया कि इसमें यह नेहरू रिपोर्ट जो थी, चूँकि हम नेहरू रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे, इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो इस 8 सदस्यों ने संविधान तैयार करने के लिए कहा गया। इसके 8 सदस्य थे। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सदस्य में सुभाष चंद्र बोस, सर इमाम अली, तेज बहादुर सप्रू, जी.आर. प्रधान, एस.एस. अने, शोएब कुरैशी, सरदार मंगल सिंह थे। ये 8 सदस्य थे और इनमें अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसकी रिपोर्ट, जिन्होंने यह संविधान बनाने की जो चुनौती को स्वीकार किया था, तो इसकी रिपोर्ट 10 मई 1928 को प्रकाशित हुई। इसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं।
10 अगस्त को 1928 को यह रिपोर्ट रखी गई और कांग्रेस के सभी नेताओं ने लगभग इसे स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट के कुछ प्रावधान थे जिसे आपको जानना अत्यंत आवश्यक है कि इस रिपोर्ट के क्या प्रमुख प्रावधान थे। पहला, इसमें डोमिनियन स्टेट यानी कि प्रादेशिक स्वायत्तता को तात्कालिक लक्ष्य माना गया था। इस नेहरू रिपोर्ट का एक लक्ष्य था, तात्कालिक लक्ष्य था डोमिनियन स्टेट, प्रादेशिक स्वायत्तता को तात्कालिक लक्ष्य माना गया था। इसमें केंद्र और प्रांतों में शक्ति का बंटवारा किया गया था। इसके प्रावधानों में केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का बंटवारा किया गया था। केंद्रीय विधानसभा में 2 भवनों की मांग की गई थी। केंद्रीय विधानसभा पहले एक ही भवन थे, लेकिन बाद में यह 2 भवनों के निर्माण की मांग की गई थी। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को समाप्त करने के साथ अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात की गई थी। पहले जो सांप्रदायिक पद्धति के द्वारा चुनाव का जो बात था, इसे दरकिनार कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात इस नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों में कही गई थी। सिंध व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने के लिए कहा गया था। साइमन कमीशन में ऐसी बात नहीं कही गई थी, लेकिन इसमें यह कहा गया कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत के दर्जा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। मौलिक अधिकार, न्यायालय और प्रतिरक्षा समिति की भी बात नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों की मुख्य बातें थी। सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट की सबसे बड़ी सफलता यह कही कि संविधान मंडलों के अंदर हिंदू, मुस्लिम और सिखों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न का समाधान इस नेहरू रिपोर्ट में हो गया है। ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने इस नेहरू रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी जाहिर की। उसके बाद सिख लीग के अध्यक्ष खड़क सिंह ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसने अस्वीकार करते हुए कहा कि यह रद्दी टोकरी में फेंकने लायक है। जिन्ना मुसलमानों का अखिल भारतीय सम्मेलन को बुला करके 14 सूत्री मांग रखी, यानी मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बदले में जिन्ना उग्र हो गए और अखिल भारतीय सम्मेलन बुला करके, मुसलमानों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुला करके नेहरू रिपोर्ट के समक्ष 14 सूत्री अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि यह 14 सूत्री मांग को इस प्रावधान के अंदर अगर डाल दिया जाए तो मुस्लिम लीग भी इस प्रावधान को स्वीकार कर लेगी। कांग्रेस ने भी इसके बारे में काफ़ी मतभेद था। कांग्रेस के कुछ नेता थे जिसमें इस नेहरू रिपोर्ट की विरोध करते थे। उनमें से सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेट से खुश नहीं थे। 31 दिसंबर 1929 तक यह रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई तो कांग्रेस हिंसात्मक आंदोलन करेगी, ऐसा इसमें टिप्पणी किया गया कि अगर 31 दिसंबर तक यह स्वीकार नहीं की गई तो कांग्रेस अहिंसात्मक कार्रवाई करेगी। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये 1920 का जो था आंदोलन महात्मा गांधी का, ये सब आंदोलन कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। नेहरू रिपोर्ट को लाला लाजपत राय ने कहा कि भारतीय लोक जीवन की सर्वोत्तम परंपराओं का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें कमजोरी के रूप में सभी नेताओं
में मतभेद आ गए। कुछ न कुछ सभी नेताओं ने इसमें खामियां को गिनाया और सब में मतभेद हो गए। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट जो है पूर्ण रूप से भारत में सफल नहीं हो पाई और यह बेचैनी के वातावरण में महात्मा गांधी ने पुनः एक आंदोलन करने की मन बनाई थी, जो बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया। लेकिन 1929 का यह नेहरू रिपोर्ट भारतीयों को चुनौती के रूप में, जो भारत सचिव लॉर्ड बेकनहर्ड ने यह चुनौती दी थी कि हम चाहते हैं कि भारतीयों के द्वारा एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जाए जो सभी नेताओं को सर्वमान्य हो। लेकिन यहाँ ना तो मुस्लिम लीग ने इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया और न ही कांग्रेस ने ही पूर्ण रूप से इसे स्वीकार किया। तो कुल मिलाकर नेहरू रिपोर्ट भी असफल साबित हो गई। नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान हालांकि बहुत अच्छे थे, लेकिन सिख नेताओं को यह रद्दी टोकरी में फेंकने लायक ही समझ में आई। उन्होंने भी, सिख लीग ने भी इसे अस्वीकार किया, मुस्लिम लीग भी अस्वीकार किया। सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेट से खुश नहीं थे, जिसके कारण मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई सर्वदलीय 29 संस्थानों की जो यह बैठक हुई, यह असफल साबित हुई। इसके कुछ परिणाम सामने नहीं आए और यह पूर्ण रूप से अस्वीकृत और असफल हो गया। हालांकि कुछ प्रावधान इसके बहुत अच्छे थे। इनमें लाला लाजपत राय भी अपनी टिप्पणी जाहिर की, सुभाष चंद्र बोस भी अपनी टिप्पणी जाहिर की कि ये सभी दलों के समस्याओं का समाधान के रूप में नेहरू रिपोर्ट है। लेकिन जिन्ना ने अखिल भारतीय मुसलमानों की एक बैठक बुलाकर अपने 14 सूत्री मांगों के इसके समक्ष पेश रखा, जिसके कारण यह पूर्ण रूप से अस्वीकार हो गया। तो आपने जाना आज कि किस प्रकार नेहरू रिपोर्ट हुआ और क्या इसके प्रावधान थे, इसके क्या परिणाम निकले, क्या नेताओं के द्वारा टिप्पणी की गई, मुस्लिम लीग ने इसे क्यों अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार के को आपने नेहरू रिपोर्ट को जाना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।